अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 जो कि मेजरमेंट्स के रिलेटेड था उसके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन से, जो कि है नेम द सेवरल रेपिटेटिव फिनोमिना अकरिंग इन नेचर विच सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। कि हमने उनके नाम बताने हैं कि जो नेचर के अंदर रेपिटेटिव फिनोमिना हो रही है जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे। तो सबसे पहले हमें रेपिटेटिव फिनोमिना के बारे में पढ़ना पड़ेगा कि रेपिटेटिव फिनोमिना क्या होता है। स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा फिनोमिना जो खुद को रिपीट करे एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो ऐसे फिनोमिना को हम कहते हैं रेपिटेटिव फिनोमिना। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें तो इसकी डेफिनेशन बन जाएगी कि एक ऐसा फिनोमिना दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर द सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, जो खुद को क्या करे, रिपीट करे एक ख़ास इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, तो उसको हम कहेंगे रेपिटेटिव फिनोमिना। अब इसमें हमने कहा कि ऐसे नेचुरल रेपिटेटिव फिनोमिना को हमने यूज़ करना है, सर्व करना है एज ए टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे। टाइम स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पर ये है कि हम कौन से ऐसे नेचर के अंदर फिनोमिनाज हो रहे हैं जिनसे हमें टाइम का पता चल सके या टाइम का अंदाज़ा लगा सकें या टाइम को हम मेजर कर सकें। तो उनको हमने देखना है कि जिनकी मदद से हमें टाइम के बारे में पता चल सके। तो अगर हम एग्जांपल लें तो सबसे पहले आता है लेटेस्ट वाइब्रेशन इन अ क्रिस्टल। कि ये आपके पास एक क्रिस्टल है जिसके अंदर हम एटम्स देखें तो ये एटम्स वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन ये देखें अपनी ही मोशन को बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये एक रेपिटेटिव फिनोमिना है। तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं एज ए टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे। नेक्स्ट, द रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन। कि जो आपकी ज़मीन है ये भी सन के गिर्द रिवॉल्व करी है, जैसे कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको कि ज़मीन क्या कर रही है, कंटिन्यूसली सन के अराउंड चक्कर लगा रही है, रिवॉल्व कर रही है और अपनी मोशन को बार बार रिपीट कर रही है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये आपका एक रेपिटेटिव फिनोमिना है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे, क्योंकि जब ज़मीन एक चक्कर कंप्लीट करती है तो हम कहते हैं कि हमने 1 साल का टाइम जो है वो कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये ज़मीन की रोटेशन हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। हम इससे टाइम को मेजर कर सकते हैं कि 1 साल गुजरा है, 2 साल गुजरे एंड सो ऑन। तो ये हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। थर्ड, द रोटेशन ऑफ अर्थ अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। तो जिस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि जो ज़मीन है वो अपने ही एक्सिस के गिर्द क्या करती है, रोटेट करती है। तो ये भी हमें टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। कैसे प्रोवाइड करती है? क्योंकि जब ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट कर लेती है तो हम कहते हैं कि एक दिन जो है वो आपका कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी हमें टाइम के बारे में मेजरमेंट मिल रही है या टाइम का हमें अंदाज़ा हो रहा है कि कितना टाइम गुजर चुका है। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं एज ए टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे, और ये भी अपनी मोशन को क्योंकि रिपीट कर रही है इसलिए ये भी एक नेचुरल रेपिटेटिव फिनोमिना होगा। और लास्ट है सनराइज़ एंड सनसेट। कि सूरज का निकलना और सूरज का ग़रूब होना, इससे भी हम टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे कि दिन का अभी कितना टाइम गुजर चुका है या कितना रहता है, सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है या शाम का टाइम है। तो यहाँ से भी हम टाइम का अंदाज़ा लगा सकते हैं, टाइम की मेजरमेंट कर सकते हैं। तो ये नेचुरल फिनोमिनाज हो गए जिनको हम यूज़ कर सकते हैं टाइम स्टैंडर्ड्स के तौर पे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, गिव द ड्रॉबैक्स टू यूज़ द पीरियड ऑफ पेंडुलम एज ए टाइम स्टैंडर्ड। कि आप ड्रॉबैक्स बताएं, वजह बताएं कि हम जो सिंपल पेंडुलम है उसके टाइम पीरियड को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, कि हम उससे टाइम की मेजरमेंट नहीं कर सकते, उसकी वजह बताएं। तो स्टूडेंट्स, ये सिंपल पेंडुलम के बारे में आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा था। ये इस तरह से पेंडुलम जो है वो ऑसिलेट करता रहता है विद एनी एंगल थीटा के। तो इसका आप लोगों ने टाइम पीरियड का फार्मूला निकाला था, और वो टाइम पीरियड का जो फार्मूला था वो था T=2π√L/g। अब इसमें देखें तो जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड करता है लेंथ के ऊपर और जी के ऊपर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर लेंथ की वैल्यू चेंज हो जाए या जी की वैल्यू चेंज हो तो उससे टाइम पीरियड की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, ये याद रखिएगा कि टाइम पीरियड को हम स्टैंडर्ड के लिए टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम स्टैंडर्ड वो क्वांटिटी होती है जो किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में चेंज ना हो।
तो उसको हम यूज़ कर सकते हैं टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे। तो इसमें देखें आपकी लेंथ की वैल्यू चेंज होगी तो उससे भी टाइम पीरियड चेंज हो जाएगा, और अगर जी की वैल्यू चेंज होगी तो उससे भी टाइम पीरियड की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसलिए हम टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम इनकी रीज़न लिखेंगे। तो जो पहली रीज़न है वो ये कि टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज़ अफेक्टेड बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस, कि इसके ऊपर जो है एक तो फ्रिक्शन एक्ट कर रही है। जब फ्रिक्शन की फोर्स इसके ऊपर कंटिन्यूसली एक्ट करेगी तो उससे क्या होगा कि ये पेंडुलम आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन होता जाएगा, जिसकी वजह से इसका टाइम पीरियड चेंज होगा। यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्सेस में हम बहुत सारी चीज़ें ले सकते हैं, जैसे कि एयर की रेजिस्टेंस हो सकती है, या जहाँ पर हमने इस वायर को फिक्स किया हुआ है उसकी फ्रिक्शन हो सकती है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इन फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से आपका जो टाइम पीरियड है वो चेंज हो जाएगा। इसमें सेकंड पॉइंट आ जाएगा कि जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो वेरी करेगा जी के साथ, और जी वेरी करती है एल्टीट्यूड के साथ, हाइट के साथ। कि जैसे जैसे हम हाइट के ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे जो ये जी है, जिसे हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहते हैं, इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे जी की वैल्यू कम होती जाएगी तो वैसे वैसे ही टाइम की वैल्यू बढ़ती जाएगी, या सिंपल कहेंगे तो चेंज होती रहेगी। और लास्ट है द लेंथ ऑफ पेंडुलम चेंज विद टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में हम विंटर भी कह सकते हैं, समर भी कह सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने 9th क्लास में ही चैप्टर नंबर 8 में आई थिंक कि पढ़ा होगा लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक या वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन का टॉपिक, कि हीट की वजह से, टेम्परेचर की वजह से लेंथ में या वॉल्यूम में चेंज आ जाता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, और अगर हम टेम्परेचर कम करेंगे तो लेंथ कम हो जाएगी। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं कि जब आपका टेम्परेचर में चेंज आएगा, जैसे कि सर्दियां होंगी या गर्मियां होंगी, तो उसके अंदर आपकी लेंथ चेंज हो जाएगी, और अगर लेंथ चेंज होगी तो उससे टाइम पीरियड भी आपका चेंज हो जाएगा। तो ये उसके रीज़न्स हैं कि हम इन रीज़न्स की वजह से टाइम पीरियड को टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव 2 यूनिट्स फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, द किलोग्राम एंड मोल। कि जब भी हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए हम 2 यूनिट्स को यूज़ करते हैं। वो 2 यूनिट्स कौन कौन से हैं? किलोग्राम और मोल। तो अगर एक क्वांटिटी है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो उसकी मेजरमेंट के लिए एक ही यूनिट होना चाहिए, या किलोग्राम या मोल। तो हम 2 यूनिट्स क्यों यूज़ करते हैं? तो स्टूडेंट्स उसकी रीज़न ये है कि हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को 2 लेवल्स के ऊपर पढ़ते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक लेवल्स के ऊपर, जिसमें हम पार्टिकल्स कह सकते हैं, एटम्स कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं। तो अगर तो हम इसको माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर, छोटे लेवल के ऊपर पढ़ेंगे, तब हम इसका जो यूनिट यूज़ करते हैं वो मोल यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम बड़े यूनिट्स की बात करते हैं, बड़े लेवल की बात करते हैं, मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे, जिसमें हम इनकी क्वांटिटी की बात करते हैं कि हमने कितनी क्वांटिटी लेनी है, 1 किलो लेना है, 2 किलो लेना है, बड़े लेवल की बात करेंगे, तो तब हम इसका यूनिट किलोग्राम यूज़ करेंगे। तो वही इसके आंसर में लिखेंगे भी सही कि जब हमारा कंसर्न होगा, जब हम जिस चीज़ को कॉन्सेंट्रेट करेंगे, पढ़ेंगे जिस चीज़ के बारे में, अगर तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स को हमने देखना है, तो फिर तो हम जो यूनिट यूज़ करेंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का, वो मोल यूज़ करेंगे, क्योंकि एक मोल ऑफ सब्सटेंस के अंदर इक्वल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स होते हैं, जो कि एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है, और वो आप लोगों ने पढ़ा था 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23 के बराबर होता है। और इसी तरह लेकिन जब हम क्वांटिटी ऑफ मैटर के बारे में बात करेंगे तो फिर हम उसका यूनिट यूज़ कर लेंगे किलोग्राम। तो इसी तरह एक ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम 2 यूनिट्स की बात कर रहे हैं, एक छोटे लेवल पे जब हम पार्टिकल्स की बात करते हैं, और एक बड़े लेवल के ऊपर जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं। तो इस लिहाज से फिर हम उसके 2 यूनिट्स को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, 3 स्टूडेंट्स measured a length of needle with a scale on which the minimum deviation is 1 millimeter and recorded as, कि 3 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लेंथ मेजर की है एक नीडल की, और उन्होंने जो स्केल यूज़ किया उसके ऊपर जो मिनिमम डेविएशन थी वो 1 मिलीमीटर थी। मिनिमम डेविएशन कह लें या लीस्ट काउंट कह लें, एक ही चीज़ को कहते हैं कि उसका जो मिनिमम डेविएशन है या लीस्ट काउंट है वो 1 मिलीमीटर है। और उन्होंने जो मेजरमेंट्स की तीनों स्टूडेंट्स ने, एक ने उसका आंसर मेजर किया है 0.214 मीटर, एक ने उसका मेजर किया है 0.21 मीटर, ये बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पर आना था 0.2140 मीटर, विच रिकॉर्डेड इज़ करेक्ट एंड वाई। तो आपने बताना कि इनमें से कौन सी मेजरमेंट ठीक होगी और कौन सी नहीं। तो स्टूडेंट्स इसमें जो होगा वो 0.214, या आप इसे कंसिडर कर लें या आप इसे कंसिडर कर लें,
ये जो 0.214 मीटर है ये आपका करेक्ट रिकॉर्ड होगा। ऐसा क्यों है कि हमें कैसे पता चलेगा, तो आप ये देखें कि आपके डिवाइस का लीस्ट काउंट कितना है। जो हमने स्केल यूज़ किया तो उसका लीस्ट काउंट था 1 मिलीमीटर का, और आपको जो आंसर दिए गए हैं वो मीटर्स में दिए गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स के अंदर। तो जब आप इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे 1000 से। जब आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.001। ये मैं यहाँ पर लिख कर भी दिखा देता हूँ आपको कि हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। 1 मिलीमीटर को मिली ख़त्म करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर बन जाएगा 0.001 मीटर। तो इसमें देखें आपके पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स बन रहे हैं। अगर आपके पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं तो आपका आंसर भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स तक ही होना चाहिए। तो अगर हम फ़र्ज़ कर लें, अगर ये 3 डिजिट्स हैं या 4 डिजिट्स काउंट कर लें इससे बेशक, ये आपके पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट हैं, इसमें आपके पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो जो 3 डिजिट्स होंगे वो आपके पास आंसर ठीक होगा। तो आप इससे अगर ठीक करना चाहें या इसे ठीक कंसिडर करना चाहें, आप दोनों में से किसी एक को ठीक कंसिडर कर सकते हैं। तो जो राइट आंसर होगा वो 0.214 मीटर होगा। तो अब हम इसका आगे आंसर देखेंगे, रीज़न देखेंगे कि जो करेक्ट रिकॉर्ड है वो 0.214 है, क्योंकि जो लीस्ट काउंट था स्केल का वो 1 मिलीमीटर, या उसको कन्वर्ट करेंगे तो 0.001 मीटर होंगे। तो इसलिए जो लेंथ आपकी बिल्कुल प्रिसाइजली मेजर की जाएगी वो अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस होगी, पॉइंट्स के बाद 3 डिजिट्स तक। तो इसलिए फिर जो आपका आंसर राइट बनेगा वो 0.214 जो है वो करेक्ट रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट नंबर 5, An old man saying is that a chain is only as strong as its weakest link. What analogous statement can you make regarding to experimental data used in computation? कि ये एक कहावत है कि कोई भी चेन जो है उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है जितना कि उसका वीकेस्ट पॉइंट होगा। तो इस स्टेटमेंट को हमने रिलेट करना है एक एक्सपेरिमेंटल डाटा के साथ। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर ये आपके पास एक चेन है तो फ़र्ज़ कर लें ये इसका सबसे वीकेस्ट पॉइंट है जहाँ पे हमने इनको जोड़ते हैं। जितना मजबूती से आप इनका ये जॉइंट जोड़ेंगे आपकी चेन भी उतनी ही मजबूत होगी। अगर इनके जॉइंट्स ही वीक होंगे तो फिर आपकी टोटल चेन भी जो होगी वो वीक होगी। इसका मतलब यह है कि आप सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट को देख रहे हैं कि जितना आपका सबसे स्मॉलेस्ट पॉइंट स्ट्रॉन्ग होगा, जितना अच्छा होगा, आपकी चेन भी उतनी अच्छी होगी। अगर आपका स्मॉलेस्ट पॉइंट जहाँ पे आपने इनका जॉइंट किया हुआ है अगर वो जॉइंट ही वीक होगा तो फिर आपकी थ्रू आउट चेन भी क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी। तो इसी तरह हम इसको फिर रिकॉर्ड कर सकते हैं, एक स्टेटमेंट बना सकते हैं कि आपका जो रिज़ल्ट होगा किसी भी एक्सपेरिमेंटल डाटा का वो उतना ही एक्यूरेट होगा जितना कि उसका लीस्ट एक्यूरेट रीडिंग, जो सबसे कम से कम एक्यूरेट रीडिंग होगी किसी भी एक्सपेरिमेंटल डाटा के अंदर। अगर आपकी लीस्ट रीडिंग जो है वो बेहतर एक्यूरेट होगी, ज़्यादा एक्यूरेट होगी, तो फिर आपका ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल डाटा या उसका जो रिज़ल्ट होगा वो भी एक्यूरेट होगा। अगर आपकी रीडिंग्स में ही एरर होगा तो फिर ओवरऑल रिजल्ट्स जो होंगे आपके वो भी एक्सपेरिमेंटल डाटा के एरर्स में ही आएंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक था ये पहले 5 शॉर्ट क्वेश्चंस। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ और इसमें हम इन शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।